बच्चों, मैं गोविंद दसाटी एक्सीलेंस स्कूल टीकमगढ़ से आज मैं आप लोगों को फसल उत्पादन की यूनिट 3 जिसका नाम है खाद मैन्योर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस यूनिट से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो बनता है, खाद किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। 2019 में इसकी परिभाषा पूछी गई थी। खाद मैन्योर, खाद वह मिश्रण है जिसे विभिन्न प्राकृतिक पदार्थों जैसे पशु पक्षियों के मलमूत्र, पौधों, पेड़ व घास के अवशेष इत्यादि के द्वारा प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। इसके प्रयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, खाद कहलाती है। इसके अंतर्गत गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, खली की खाद इत्यादि इसके उदाहरण हैं। इसके बाद जो इसमें अगला प्रश्न आपका बनता है, जीवांश खाद एवं रासायनिक खाद में कोई 3 अंतर लिखिए। 2016 में ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। जीवांशयुक्त खाद, कार्बनिक खाद भी इनको हम कहते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर। रासायनिक खाद जिनको कारखानों में बनाया जाता है, बोरियों में पैक करके मार्केट में बेचा जाता है, इनमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस में पहला अंतर जो आपका बनता है जीवांश खाद में, इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। रासायनिक खाद की बात करें, इसमें केवल 1, 2 या 3 तत्व होते हैं। जैसे यूरिया में नाइट्रोजन होता है, DAP नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होते हैं। कुछ ऐसे रासायनिक उर्वरक भी आते हैं, सुफला 1, 2, 3, जिनमें तीनों NPK तीनों तत्व पाए जाते हैं। दूसरा रेफरेंस है, इसमें जीवांश युक्त खादों का प्रयोग करने से मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, जबकि रासायनिक खादों का प्रयोग करने से जल धारण क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बढ़ती नहीं है। तीसरा रेफरेंस है, जो मृदा के अंदर लाभदायक जीवाणु होते हैं जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर की संख्या जीवांश युक्त खाद को देने से बढ़ती है, जबकि रासायनिक खादों का प्रयोग करने से जो भी लाभदायक जीवाणु मृदा में होते हैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई भी लाभ रासायनिक खादें नहीं पहुंचाती हैं। चौथा अंतर इसमें बनता है आपका, इसका प्रभाव खेत में 2 से 3 वर्ष तक रहता है। गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को हम जब खेतों में देते हैं तो हमें 2 या 3 वर्ष तक अन्य कोई खाद उन खेतों में नहीं देना पड़ती है, जबकि रासायनिक खाद का प्रभाव केवल एक ही फसल तक रहता है। अगली फसल में द्वारा हमको उनका रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका इसमें अंदर। तीसरा प्रश्न जो आपका इस यूनिट में बनता है, गोबर की खाद की परिभाषा तथा लाभ लिखिए। 2014 में इस पर प्रश्न 2015 में पूछा गया है। खाद, गोबर की खाद, थोड़ा सा अंतर इसमें हो जाता है, दोनों का मतलब लगभग सेम ही बनता है। गोबर की खाद में हम पशुओं के गोबर, मूत्र व उनकी बिछाली, जिसको हम लिटर कहते हैं, को विधि पूर्वक गड्ढों में भरकर सड़ाने के उपरांत जो खाद प्राप्त होती है उसे गोबर की खाद कहते हैं। इसको हम FYM भी कहते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर। बिछाली, पशुशाला में जो मूत्र को सोखने के लिए चारा इत्यादि बिछाया जाता है वो बिछाली कहलाती है। तो ये पशुओं के मूत्र को सोख लेती है। इसके लाभ, गुण या महत्व, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पॉइंट वही रहेंगे। इसमें एक आंसर से आपके 3 प्रकार के प्रश्न अगर आता है प्रश्न के आपका गोबर की खाद के गुण लिखिए, तब भी आपको वही बिंदु लिखना है। तो पहला महत्व है इसका, इसके पौधों में सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें पौधों के सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरा लाभ है, यह मृदा की
भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों प्रकार की संरचनाओं या दशाओं में सुधार करती है। तीसरा, मृदा में वायु संचार बढ़ता है जिससे जड़ों को पर्याप्त मात्रा में वायु प्राप्त होती है, जड़ों की वृद्धि तीव्र होती है। चौथा जो इसका काम है, मृदा की जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहलाती है। अधिक से अधिक पानी सोखने की क्षमता को इससे बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न जो आपका इसमें है, गोबर की खाद का संगठन। गोबर की खाद किन किन पदार्थों से तैयार की जाती है? तो मैंने आपको ऊपर इसमें नाम दे दिए हैं, नीचे भी आप इसमें देख लें कि गोबर की खाद को 3 पदार्थों से बनाया जाता है, जिसमें मुख्य होता है गोबर, जिसको हम डंग कहते हैं। इसमें 70 से 80% पानी होता है, ये मुख्य घटक होता है इसका। दूसरा होता है पशुओं का मूत्र, यूरिन जिसको हम कहें, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है और गोबर की खाद को सड़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तीसरा अवयव जो है बिछाली है, जिसको लिटर, पशुओं को फर्श के ऊपर इसको घास चारे इत्यादि को भूस को बिछा दिया जाता है और जिससे इसमें सारा जो मूत्र होता है वो सोख लेती है, उसको गोबर के इकट्ठा करके गड्ढों में पहुंचा दिया जाता है। तो 3 पदार्थों के द्वारा गोबर की खाद तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन बच्चों इसमें बनता है आपका, गोबर की खाद तैयार करने की विधियां या तरीके, किन किन तरीकों से इसको बनाया जाता है? तो इसमें मुख्यतः 3 विधियां प्रयोग की जाती हैं। पहली विधि है ढेर में खाद तैयार करना, हीप सिस्टम कहलाता है। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसी विधि से खाद तैयार करते हैं। खुले मैदान में गोबर को इकट्ठा करते रहते हैं, एक ढेर बना कर उसको डालते रहते हैं। इसमें पशुओं के मूत्र का बहुत कम प्रयोग हो पाता है और जो पोषक तत्व होते हैं वो इसमें बहुत कम, सबसे ज़्यादा हानि पोषक तत्वों की इस विधि से होती है, क्योंकि धूप और पानी की वजह से पोषक तत्व इसमें नष्ट हो जाते हैं। दूसरी विधि है आपकी गड्ढों में भराई करके, पिट सिस्टम। इसमें गोबर की खाद के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं जो 4 मीटर बाई 2.5 मीटर बाई 1.25 मीटर आकार के होते हैं। ये इन गड्ढों में पशुओं से प्राप्त गोबर, मूत्र, बिछाली को इकट्ठा किया जाता है और जब ये गड्ढा पूरा भर जाता है तो इसको मिट्टी गीली करके इसकी ऊपरी परत से इसको छाप दिया जाता है और समय समय पर इस पर हम पानी का छिड़काव करते रहते, जिससे खाद में नमी बनी रहे और खाद की सड़ने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे। तीसरा तरीका है आपका स्वतंत्र बॉक्स में भरना। इसमें बड़ा गड्ढा बनाया जाता है, इसकी चौड़ाई 3 मीटर, गहराई लंबाई 1 मीटर और लंबाई इसकी 1.5 मीटर रखी जाती है प्रति पशु के हिसाब से। इसमें गोबर, मूत्र और बिछाली को गिराया जाता है। जब गड्ढा पूरा भर जाता है तो कुछ दिनों बाद इससे खाद तैयार हो जाती है और हमें सड़ी हुई खाद प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न जो आपका बनता है, गोबर की खाद के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। पोषक तत्वों की मात्रा खाद में कम या अधिक किन कारणों से बनती है, वो कहलाते हैं इसके संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है आपका इसमें पशु की जाति, ब्रीड ऑफ एनिमल। जो हम गोबर की खाद बनाने जा रहे हैं उसमें किस पशु का इस्तेमाल होता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो बकरी या भेड़ से जो बीट प्राप्त होती है उनसे ज़्यादा, उसके में गोबर में ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इनके गोबर से बनी खाद ज़्यादा पोषक तत्वों वाली होती है। दूसरा कारक है पशु की उम्र, एज ऑफ एनिमल। यंग एज का जो पशु होता है और अधिक उम्र के जो पशु होते हैं, इन दोनों से प्राप्त गोबर में पोषक तत्वों की मात्रा में अंतर होता है। अधिक उम्र के पशु या बूढ़े जो पशु होते हैं वो पोषक तत्वों को कम ग्रहण कर पाते हैं, अतः उनसे प्राप्त गोबर में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है और ऐसे पशुओं से बनी हुई खाद में
ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। पशुओं को दिए जाने वाला आहार, राशन, जो पशु को राशन दिया जाता है, अगर वो पौष्टिक आहार उनको दिया जाता है, संतुलित आहार दिया जाता है, तो उनके गोबर में अधिक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अगर उनको सिंपल सादा सिर्फ भूसा और चारा खिलाया जाता है तो उनसे प्राप्त गोबर में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। पशु की दशा, स्टेट ऑफ एनिमल, दशा से तात्पर्य यहाँ पशु स्वस्थ है, अस्वस्थ है। स्वस्थ पशु होता है तो उसकी पाचन क्रिया प्रॉपर ठीक काम करती है। ऐसी दशा में उससे प्राप्त गोबर में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, क्योंकि पाचन क्रिया वो ठीक से करता है, पोषक तत्व उसमें कम प्राप्त होते हैं। अगर पशु अस्वस्थ होता है तो उसका पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता है, वो उस स्थिति में जो उसको आहार दिया जाता है उसका पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाता है, और उस पशु से जो गोबर प्राप्त होता है ऐसे पशुओं से, उसमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व निकलते हैं। वो ऐसी गोबर से बनी खाद में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका, गोबर की खाद तैयार करते समय अपनाई जाने वाली सावधानियाँ। कुछ इसमें सावधानियाँ बरती जाती है, इस पर भी आपका प्रश्न बन सकता है। बच्चों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसा प्रयास किया है कि आपको वही प्रश्न बताए जाएं जो परीक्षा में ज़्यादा आना महत्वपूर्ण है, उनका आंसर आपको संक्षेप में शॉर्ट में प्राप्त हो सके। 12वीं के स्टैंडर्ड से जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही मैटर मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से इस नोट्स में दिया है। तो इसमें अपनाई जाने वाली सावधानियाँ, पहली सावधानी निम्न है, पशुशाला के फर्श पक्के होने चाहिए। पशुशाला के फर्श पक्के होने चाहिए। दूसरी सावधानी है, खाद बनाने वाले गड्ढे पक्के होने चाहिए। गड्ढा कच्चा होता है तो जो भी हम उसमें खाद वगैरह मूत्र वगैरह डालते हैं वो निशालन की क्रिया द्वारा ज़मीन में नीचे चला जाता है और पोषक तत्व खाद रहित बनता है। तीसरा सावधानी है, बिछाली का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। बिछाली लिटर पहले भी मैंने आपको इस संबंध में बता दिया है। पशुशाला में जो बिछाली का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो मूत्र को सोखने का काम करती है, साथ में कार्बनिक पदार्थ का भी काम करती है, तो इसका अधिकतम प्रयोग गड्ढों में इसका करना चाहिए। चौथा कारक है आपका, गड्ढे ऊंचे स्थान पर या छायादार स्थान पर होने चाहिए। ऊंचे स्थान से तात्पर्य बरसात के दिनों में बारिश का पानी गड्ढों में भर जाएगा तो हमारी खाद खराब हो जाएगी, और छायादार स्थान से मतलब है कि धूप तेज जब पड़ती है तो पोषक तत्व की हानि होने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। अगला प्रश्न आपका इसमें बनता है, कंपोस्ट खाद की परिभाषा व उसके प्रकार लिखिए। 2019 में इसकी परिभाषा आपसे पूछी गई थी। गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद में दोनों में डिफरेंस है। कंपोस्ट खाद पौधों के अवशेष पदार्थ, घास फूस, कचड़ा, पशुओं का गोबर तथा मनुष्यों के मलमूत्र इत्यादि पदार्थों से इसको बनाया जाता है। इस प्रकार जो खाद तैयार होती है उसे हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक फार्म कंपोस्ट, फार्म के ऊपर जो कचड़ा, घास फूस, चारा, खरपतवार इत्यादि को इकट्ठा करके जब हम गड्ढों में भर के इसको सड़ा देते हैं, तो ऐसे विधि द्वारा तैयार खाद फार्म कंपोस्ट कहलाती है। दूसरा है शहरी कंपोस्ट, टाउन कंपोस्ट जिसको हम कहते हैं। शहरों से निकलने वाला कचड़ा जो गलने योग्य होता है, जिसमें घरों से सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, बासा भोजन और अन्य सड़ने गलने वाली सामग्री को अलग किया जाता है, फिर इनको गड्ढों में भर के सड़ाया जाता है। इनसे जो खाद प्राप्त होती है वो शहरी कंपोस्ट कहलाती है। शहरी कंपोस्ट में फार्म कंपोस्ट की अपेक्षा पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें सब्जियों और फलों के छिलकों और बासी भोजन का भी प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपका बनता है, कंपोस्ट बनाने की विधियों के नाम लिखिए। 2016 पूरक परीक्षा में इनके नाम पूछे गए थे, तो इनकी विधियों का वर्णन मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा।
क्योंकि ज़्यादा इतना सारा विशेष वर्णन अगर हम आपको बोर्ड पे लिख के बताएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, जो आपको पढ़ने में बोरियत महसूस करेगा। तो इसकी शहरी कूड़ा करकट से कंपोस्ट बनाने की निम्न विधियां हैं। इसमें पहली विधि है इंदौर विधि। इस विधि को डॉक्टर हावर्ड ने इंदौर में विकसित किया था। इसको संक्षेप में आपको बता दूँ, इसमें उन्होंने 33 गड्ढे बनाए जाते हैं, 2-2 जोड़ी के गड्ढे बनाए जाते हैं। पहले गड्ढे में खाद भर के कंप्लीट किया जाता है, फिर इसकी पलटाई दूसरे गड्ढों में की जाती है। इसी क्रम में गड्ढों को भरते भरते और खाद को कंपोस्ट को तैयार किया जाता है। दूसरी विधि है आपकी एडको विधि। इस विधि में एडको पाउडर नामक एक केमिकल होता है, जिसको सड़ाने, पत्ते वगैरह को सड़ाने के लिए, कचड़े को सड़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें ढेर में कूड़ा करकट को इकट्ठा करके उस पर पानी का छिड़काव करके ऐड को पानी का छिड़काव कर दिया जाता है और कुछ दिनों बाद वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है। बेंगलोर विधि, ये तीसरी मेथड है। इसको CN आचार नामक के वैज्ञानिक ने बेंगलोर में विकसित किया था। इसमें 6 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1 मीटर आकार के गड्ढे बनाए जाते हैं। इन गड्ढों में पहले 15 सेंटीमीटर मोटी परत कूड़े करकट की बिछाई जाती है, फिर उसके ऊपर मानव मल की एक परत बिछाई जाती है, फिर मिट्टी की परत बिछाई जाती है। इसी क्रम में गड्ढे को ऊपर तक भरकर कंप्लीट किया जाता है और बीच बीच में इसमें पानी का छिड़काव भी गड्ढों पर करते रहते हैं, जिससे इसमें नमी बनी रहे। कुछ दिनों बाद ये कचरा सड़कर कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाता है। चौथी है मायादास विधि। इसको डॉक्टर मायादास ने विकसित किया था। इसमें कचड़े को इकट्ठा किया जाता है और उसको पानी का समय समय पर छिड़काव इत्यादि करके उसको सड़ा के कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। 5वां है उत्प्रेरित विधि। इसमें गोबर के घोल का प्रयोग समय समय पर कूड़ा करकट पर करके उसको सड़ाने के लिए किया जाता है। ये फाउलेलर एवं रेगे ने इस विधि को विकसित किया था। एक्टिवेटेड मेथड कहलाती है। इस तरीके से आपके इस यूनिट के पहले पार्ट में आपके 9 प्रश्न कंप्लीट किए हैं मैंने। बाकी शेष प्रश्न आपको सेकंड पार्ट में अगले वीडियो में दिए जाएंगे। बच्चों, आप सभी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।